हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। अब आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद आप लोग एग्ज़ाम अपना या तो दे चुके होंगे ऑफ कोर्स, या देने जाने वाले होंगे। दे चुके तो नहीं होंगे, देने जाने वाले होंगे। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने एक टेस्ट पर्पज़ से 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई थी, बट और हमें लाइव में डिस्कस करना था। लाइव ठीक से हो नहीं पाया, तो ये वीडियो आपको अब रिकॉर्डेड दी जाएगी और इसमें आंसर्स मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। कुछ क्वेश्चंस देखिए, बहुत आपके लिए इसमें से इम्पॉर्टेंट है, आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने थी, प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज़ टू डेवलप। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड भी बता देती हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, 4 ऑप्शंस में से आपको 3 ऐसे लगते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर वो किसी और से कनेक्टेड होता है, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर लेते हो कि इस क्वेश्चन से तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, या ये किसी और से कनेक्ट हो रहा है, तो इससे नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना। जैसे बात करें अगर इस क्वेश्चन में कि प्राइमरी एम क्या होता है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का, पहला है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटना। तो रटना तो किसी का भी पर्पज़ नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ने या पढ़ाने का मतलब रोट लर्निंग नहीं होता है, रटना नहीं होता है। तो ये तो किसी के लिए भी ऑप्शन 1 जो है सही नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 आपका एलिमिनेट हो जाता है इस तरह से। कॉपिंग एबिलिटी, कॉपी करना, ये भी गलत चीज़ है। ठीक है, फॉर्मूला रेसिटेशन, रटना एज इट इज़, वो भी नहीं सिखाता है ना याद करना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, इनके आपको कौन सिखाता है, ये आपका जो है मैथमेटिक्स की टीचिंग सिखाती है। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अगर आपको कुछ नहीं पता है आंसर के बारे में, तो आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज़ यूज टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट मैथमेटिक्स में किस लिए यूज़ किया जाता है, कि लर्निंग में बच्चों को क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो जानने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप आंसर देख के अपने मन में आंसर मार्क कर लेना। जब मैं आंसर बताऊंगी तो चेक करना कि आप सही थे या गलत थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, कब होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। सीखने सिखाने के दौरान ही फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समेटिव असेसमेंट क्या इवेल्युएट करता है। तो जो समेटिव असेसमेंट है वो फाइनल अचीवमेंट को आपके इवेल्युएट करता है। पढ़ने के साथ साथ तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और किसी वीक के बाद या किसी टर्म के बाद या यूनिट टेस्ट के, इस तरह से आपकी यूनिट ख़त्म होने के बाद जो एंड में फाइनल अचीवमेंट होता है या फाइनल टेस्ट होता है, वो समेटिव असेसमेंट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ गुड मैथमेटिक्स टीचर शुड एनकरेज फियर ऑफ मैथ। मैथ के डर को बढ़ाना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग को प्रमोट करना चाहिए, होमवर्क पर फोकस करना चाहिए, ग्रुप वर्क को डिस्करेज करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक गुड मैथमेटिक्स के टीचर को लॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन मैथ्स प्रमोट। मैथ्स में अगर हम एक्टिवली सीखते हैं, एक्टिविटी के तरीके से सीखते हैं, एक्टिविटीज़ करके, तो वो किसको प्रमोट करता है, किसको बढ़ावा देता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। अगर हम करके सीखते हैं, एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं, तो जो कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यहाँ से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप ऑप्शन तीनों जो देख रहे हो ना, एलिमिनेट करने वाले हैं, रटना, मेमोराइजेशन याद करना, इमिटेशन नकल करना, कॉपी करना, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग मैथमेटिक्स एम्फेसाइजेज। जो मैथमेटिक्स की टीचिंग में रचनावादी एक अप्रोच होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, वो किस पर फोकस करती है, तो 7th का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखने से आप और भी जिस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए आप कुछ एक्टिविटी करके या कुछ खोज करके सीख रहे हो, खुद से करके सीख रहे हो, उसमें सिर्फ उसी से संबंधित चीज़ें नहीं, आपको और भी कई चीज़ें पता लगती हैं, तो वो एक रचनात्मक अधिगम आपका हो जाता है।
ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो लर्निंग बाय डूइंग पर क्या करती है, फोकस करती है। वीडियो के एंड में हम एग्ज़ाम रिलेटेड भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है और कैसे एग्ज़ाम को वहाँ पर फेस करना है, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है 12, 13, 14 को, जिस भी शिफ्ट में, आप अपना प्लीज़ एग्ज़ाम का रिव्यू ज़रूर देना। यहाँ किसी भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, मैं एक पोस्ट भी डालूंगी उसमें कर देना, या सबसे बेस्ट है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हमसे कनेक्ट हो जाइए और वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं और अपने एग्जाम का रिव्यू भी दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स शुड बिगिन विद। मैथ्स में लेसन प्लान को कैसे शुरू किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहले हमारे अधिगम के पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, जो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, लेसन पढ़ने वाले हैं, उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले उससे हमें अपनी क्लास को शुरू करना चाहिए, लेसन को शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल्स इन टीचिंग मैथ्स हेल्प। मैथ्स में अगर हम कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं सॉरी, तो वो हमारी किस में हेल्प करता है, तो 9th का ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। ठीक है, कंक्रीट मटेरियल्स के थ्रू जो है हम अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर फोकस करता है जो कंक्रीट मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मेनली रिलेटेड टू व्हाट। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो मेनली किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम। ठीक है, अधिगम का जो हमारा रिजल्ट आया, आउटकम आई है, वो क्या आई है, उसका इवैल्यूएशन करना ही उसी पर बेस्ड है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द अफेक्टिव डोमेन डील्स विद व्हाट। जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो किसके साथ डील करता है, अफेक्टिव डोमेन इमोशंस और एटीट्यूड के साथ डील करता है। ये 100 क्वेश्चन हैं जिनको हम फटाफट करेंगे और इनमें आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन किसके साथ डील करता है, इमोशंस और एटीट्यूड के साथ। आगे की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो जो यूनिट टेस्ट है, ठीक है, यूनिट टेस्ट आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बोर्ड एग्जाम, फाइनल रिजल्ट, मंथली टेस्ट, ये इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, आपका जो यूनिट टेस्ट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, जो कि ड्यूरिंग टीचिंग होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है, उसमें आपका ये आएगा। और राइट, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इन क्वेश्चंस में, सारे आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प अ टीचर। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टीचर की किस में हेल्प करता है, मिसकंसेप्शंस, जो बच्चों ने रिजल्ट में बच्चों की गलतियां पाई गई हैं, जिसमें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई है, उन मिसकंसेप्शंस को पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर की हेल्प करता है। अगला है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। फुल फॉर्म भी देख लेना, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका इवेल्युएशन होता है। ठीक है, ये किस पर फोकस करता है, CCE, तो 14th का ए हो जाएगा, ये रेगुलर असेसमेंट पर है ना, रेगुलरली और कंप्लीटली एक बड़े स्तर पर इवैल्यूएशन होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बच्चे से जुड़े हर पहलू का इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये उस पर फोकस करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स टीचर मस्ट। समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, मॉडिफाइड टीचिंग मेथड्स, है ना, आवश्यकता के अनुसार जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें बदलाव उसको करना चाहिए टीचर को, तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, इग्नोर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन को इग्नोर करना गलत है, फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली गलत है, अवॉइड ग्रुप वर्क ये भी गलत है, तो बी जो है ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आगे आ जाना क्वेश्चन नंबर 16 पर। द टर्म स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग में। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है टीचिंग में,
तो एक टेम्परेरी सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग का मतलब कई बार अलग अलग वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ स्कैफोल्डिंग के बारे में। एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है बच्चे को लर्निंग में। जब बच्चा कहीं पर फंस रहा होता है, कहीं पर अटक रहा होता है, तो उसको थोड़ा बहुत हिंट वगैरह देना, वो स्कैफोल्डिंग में आता है, जिससे फिर बाकी वो अपने आप ही खुद से बच्चा कर लेता है। लर्निंग मैथमेटिक्स बाय डिस्कवरी, खोज से अधिगम, खोज अधिगम से मैथमेटिक्स को पढ़ना किस पर बेस्ड है? तो 17th का ए ऑप्शन, ह्यूरिस्टिक मेथड में डिस्कवरी मेथड आता है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द बेस्ट इवेल्युएशन टेक्निक फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट इवेल्युएशन की टेक्निक क्या है? यहाँ पर ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स ही मोस्टली मैथमेटिक्स में, क्योंकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो वो एक तरह से ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स में आता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग अगर बच्चे की जाननी है तो ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स का यूज़ करना चाहिए। ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है? एक होती है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज्ड एंडेड। क्लोज्ड एंडेड का एक स्पेसिफिक आंसर होता है लिमिटेड शब्दों में, या तो एक ही शब्द में या कुछ लिमिटेड शब्दों में उसका आंसर होता है। ओपन एंडेड मतलब उस चीज़ के बारे में आप कई पहलुओं को देखते हो और उससे बहुत चीज़ों को कनेक्ट भी करते हो, तो ओपन एंडेड ये इसका मतलब होता है। अगला है जेंडर इक्वालिटी इन मैथ्स क्लासरूम मीन्स, मैथ क्लासरूम में जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वल लर्निंग सभी, देखो नॉट ओनली मैथ्स क्लास, याद रखना सभी क्लासेस में इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी सभी को देनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी पर के बेसिस पर भी, और बच्चों के बैकग्राउंड के और हर चीज़ की बेसिस पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। अगला है द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज़, एक रचनावादी क्लास में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर का, सुविधा दाता का रोल होना चाहिए, फैसिलिटेटर का, ठीक है, जो बच्चों की हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 21। द मेन पर्पस ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज टू, रिमीडियल टीचिंग का मेन पर्पस क्या है? किसका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पनिश लर्नर, प्रमोट ब्राइट स्टूडेंट ओनली, रिड्यूस सिलेबस नहीं। तो रिमीडियल टीचिंग का बच्चे जो सीखने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हेल्प स्लो लर्नर्स, उनकी हेल्प करना ही मेन पर्पस होता है रिमीडियल टीचिंग का, ठीक है। या बच्चों ने जहाँ पर गलती की है उनको वहाँ पर सुधारना, उनको करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या आता है? पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या आता है? 22 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, स्टूडेंट के वर्क का जो कलेक्शन होता है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट में आता है, उसको आप याद रखना। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन मैथ्स डेवलप, मैथ्स में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो क्या डेवलप करती हैं? तो वो डेवलप करती है इंटरेस्ट को और मोटिवेशन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग गोज फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड में टीचिंग कैसे होती है? पढ़ चुके हैं ये मेथड भी हम पहले। तो 24 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक से जनरल में चलते हैं। इंडक्टिव मेथड में आगमन विधि में हम स्पेसिफिक से कहाँ पर आते हैं? जनरल पर आते हैं, ये आपको याद रखना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। डिडक्टिव मेथड में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, ये जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है विच टीचिंग एड इज़ बेस्ट फॉर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के लिए यहाँ पर सहायक सामग्री क्या यूज़ हो सकती है? तो मॉडल्स और डायग्राम्स, ठीक है, मॉडल और डायग्राम ये आपके ज्योमेट्री में यूज़ हो सकते हैं। एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम इज़ नॉट इवन मैथमेटिक्स, क्योंकि बात हम मैथमेटिक्स की कर रहे हैं इसलिए हर क्वेश्चन में वो लिखा है। हर एक सब्जेक्ट में जो फोकस होना चाहिए टीचिंग लर्निंग का वो होना चाहिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हेल्प टू, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट लगातार बच्चे का मूल्यांकन किस में हेल्प करता है? मॉनिटर लर्निंग रेगुलरली, रेगुलरली बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ कमी कर रहा है, वो सब जानने के लिए कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एरर एनालिसिस हेल्प्स द टीचर टू, एरर एनालिसिस बच्चों में कहाँ गलतियाँ बच्चा पढ़ने में कर रहा है, क्या लर्निंग गैप्स हैं स्टूडेंट के, तो एरर एनालिसिस उसमें हेल्प करता है, किसमें? टू फाइंड दी लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है 31, लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर। जो अधिगम प्रतिफल होता है मैथमेटिक्स में वो क्या होता है, तो वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल चेंजेस इन बिहेवियर होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेबल और जो ऑब्जर्व किया जा सके और मेजर किया जा सके बिहेवियर में चेंज, ठीक है, वो क्या है लर्निंग आउटकम में देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फीडबैक बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो असेसमेंट किया जा रहा है लर्निंग के लिए, तो फीडबैक बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, फीडबैक बेस्ड क्वेश्चंस हमें बताएंगे क्या बच्चे ने पढ़ा, उसके ऊपर क्या फीडबैक मिली, फिर उसके अकॉर्डिंग उस आगे भी उसमें बदलाव किए जा सके। तो जो फीडबैक बेस्ड क्विज होती है, ठीक है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही एग्जाम्पल है, उसी के अंतर्गत आता है। अगला है अ रिफ्लेक्टिव टीचर ऑलवेज। एक रिफ्लेक्टिव टीचर क्या करता है, वो खुद को जांचता परखता है और अपने टीचिंग प्रैक्टिस में, अपने टीचिंग के मेथड्स में भी इम्प्रूवमेंट करता है अकॉर्डिंग टू नीड्स। नेक्स्ट है ओपन एंडेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं और रीजनिंग भी डेवलप करते हैं, सोचने समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर वेरिएशन अमंग लर्नर्स। हर लर्नर अलग तरीके का हो सकता है, हर बच्चा अलग तरीके से सीख सकता है, हर एक की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म वॉज मेनली प्रपोज्ड बाय। कंस्ट्रक्टिविज्म मेनली इनमें से किसने प्रपोज किया, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मेनली प्रपोज्ड बाय, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे। तो इनका नाम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय एनकरेजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर बच्चों को साथ में सहकारी अधिगम करने के लिए आप एनकरेज करो तो मैथ्स से जो उन्हें डर है, एंजाइटी है, वो उनकी दूर हो सकती है। अगला है द पर्पस ऑफ होमवर्क इन मैथ्स इज टू। मैथ्स में होमवर्क का क्या पर्पज़ है, रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है, बच्चा क्या करे, लर्निंग को रीइंफोर्स करे, उसका पढ़ाई पर क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए और मोटिवेट उसको किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इन मैथमेटिक्स स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है, तो रिविजिटिंग कंसेप्ट्स विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम का मतलब मैथ्स में क्या है कि कंसेप्ट को आप रिविजिट करो विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड्स। तो स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, चेकिंग, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग कैन बेस्ट बी डन बाय। मैथमेटिकल रीजनिंग असेसमेंट सबसे अच्छा किससे हो सकता है, प्रोजेक्ट से और इन्वेस्टिगेशन से, मल्टीपल चॉइस, ऑल्टरनेट अटेंडेंस, रिकॉर्ड, ओरल नहीं। जो असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग होगा वो बेस्टली इन ऑप्शंस में से, इन्वेस्टिगेशन से और प्रोजेक्ट से हो सकता है, ऑप्शन करेक्ट होगा। पीयर लर्निंग इज बेनिफिशियल बिकॉज स्टूडेंट्स लर्न बाय शेयरिंग आइडियाज़। पीयर लर्निंग यानी कि जब साथ में बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो उससे वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इसलिए जो पीयर लर्निंग है वो बेनिफिशियल होती है। विच प्रिंसिपल शुड गाइड मैथमेटिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो गाइड करता है मैथमेटिक्स करिकुलम को, तो वो स्पाइरल और लॉजिकल सीक्वेंस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो स्पाइरल और लॉजिकल सीक्वेंस प्रिंसिपल है शुड गाइड मैथमेटिक्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अगला है इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एरर्स आर व्यूड एज। किसी भी रचनात्मक या रचनावादी कक्षा में जो एरर्स हैं वो कैसे देखे जाते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह। पनिशेबल होते हैं, अनएक्सेप्टेबल, इग्नोर्ड नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो एरर्स होते हैं दे व्यूड एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। क्योंकि वो नहीं सुना आपने, गलतियों से भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चा जहाँ पर गलती करेगा उनसे सीखेगा, उसको उसमें चेंजेस करके या अलग तरीके से जैसे वो समझ पाए उसको समझाया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यूज़ ऑफ आईसीटी इन मैथमेटिक्स हेल्प्स। आईसीटी में मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करता है, विजुअलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को, ठीक है। आईसीटी की हेल्प से जो
कंसेप्ट को हम सोचते हैं ना, तो आईसीटी की हेल्प से उनको विजुअलाइज करके देख लेते हैं, तो वो और चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा समय तक रहती हैं, जिन चीज़ों को हम विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आईसीटी उसमें हेल्प करता है। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो होना चाहिए कॉन्टिन्यूस और डायग्नोस्टिक। कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार, डायग्नोस्टिक मतलब कि उसमें ये भी पता चलना चाहिए कि कहाँ कमी रही, कहाँ बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ ख़राब किया, कहाँ उसको समझ नहीं आया, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बेस्ट मेथड टू टीच फॉर्मूला डेरिवेशन। अगर बच्चे को हमें फॉर्मूला डेरिवेशन सिखाना है तो रोट लर्निंग, ड्रिल, कॉपी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंक्वायरी बेस्ड तरीके से बच्चे को फॉर्मूला डेरिवेशन सिखाया जा सकता है बेस्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इंक्लूड। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में क्या आता है? तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में सिंबल्स आते हैं, ग्राफ आता है और लॉजिकल लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है अ रूब्रिक इज यूज्ड टू असेसमेंट इन असेसमेंट 2। रूब्रिक जो है वो किसके असेसमेंट में यूज होता है? डिफाइन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूब्रिक को हम किसके असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए। अगला है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट मेजर। जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट है वो क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एम्स को लेकर जो मास्टरी है उसमें, ठीक है, मास्टर यानी कि उन चीज़ों को हासिल करना बढ़िया तरीके से। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट उसमें आता है, ये मेजर करता है मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं, 50 और हैं, तो 100 क्वेश्चंस की यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बढ़ो, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 समेटिव असेसमेंट कब होता है? एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के बाद, ठीक है, आपका जो है समेटिव असेसमेंट होता है। ये हमेशा नहीं होता, ठीक है, लगातार नहीं होता, टीचिंग के दौरान नहीं होता, एक पर्टिकुलर सिलेबस के बाद या टर्म के बाद होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इवेल्युएशन। इनमें से गुड इवेल्युएशन, अच्छे मूल्यांकन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो क्या क्या है? रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी, सब्जेक्टिविटी, कॉम्प्रहेंसिवनेस। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए। गुड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथ अफेक्ट्स स्टूडेंट मोटिवेशन। तो देखो, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक टीचर का एटीट्यूड, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, वो बच्चे के मोटिवेशन को अफेक्ट करेगा। अगर टीचर खुद एक्टिव है, अपने सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, तो बच्चे भी एक्टिव होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग हेल्प्स लर्नर टू। जो मैथमेटिक्स मॉडलिंग है वो लर्नर्स की किस में हेल्प करता है? कि आप अपने कंसेप्ट को रियल सिचुएशन से कनेक्ट कर पाओ। आपके सिलेबस में भी है मैथमेटिक्स मॉडलिंग, उसकी डेफिनेशन में भी यही है कि आप जो भी कंसेप्ट हैं उनको रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इन मैथ्स इनहांस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, तो उससे आप जो है अपने कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग इन मैथमेटिक्स मीन्स। मैथमेटिक्स में सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या मतलब है? ग्रुप बेस्ड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कह सकते हो आप। तो पहला ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इंक्लूड। ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। नेक्स्ट है अ मैथमेटिकल लैब हेल्प करती है किसमें? तो जो मैथमेटिक्स लैब होती है वो हेल्प करती है टू डेवलप कंसेप्ट थ्रू एक्टिविटीज़। आप करके सीखो कंसेप्ट्स को। अगला है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट प्राइमरली फोकस ऑन। जो लगातार असेसमेंट होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट होता है, वो किस पर फोकस करता है? लर्निंग को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आर मेंटेन टू।
जो रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? टू रिकॉर्ड टीचर एंड लर्नर रिफ्लेक्शंस, टीचर और लर्नर दोनों की रिफ्लेक्शंस परफॉर्मेंस को नोट करने के लिए रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बनाए जाते हैं। मोटिवेशन इन मैथमेटिक्स कैन बी इंक्रीज थ्रू थ्रेट मार्क रिडक्शन, लॉन्ग लेक्चर्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप किसी भी लेसन में चैप्टर में जान डाल देते हो और मोटिवेशन डाल देते हो। तो अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे तो बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गैप और मिसकंसेप्शंस को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करता है? मिसकंसेप्शंस को और लर्निंग गैप को। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट इज व्हाट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट भी होता है, रचनात्मक मूल्यांकन भी होता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस हमने फॉलो किया है उस पर ये आधारित होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट। ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट होता है। द टीचर एक्ट्स एज अ डैश इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का मतलब है कि बच्चे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इसमें टीचर एज अ गाइड होता है या एज अ फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स फोकस ऑन लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट। बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चे का क्या रुचि है, इंटरेस्ट है, उसी पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, बाल केंद्रित शिक्षा बेस्ड होती है। द टर्म इवेल्युएशन इंक्लूड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन में एक तो मेजरमेंट आता है और एक इंटरप्रिटेशन आता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पर। अ रूब्रिक हेल्प्स टू, तो रूब्रिक हेल्प करता है डिफाइन क्लियर परफॉर्मेंस लेवल्स। ठीक है, परफॉर्मेंस के क्या लेवल्स रहे बच्चे के, वो रूब्रिक जो है उसमें हेल्प करता है, उसको क्लियरली डिफाइन करता है परफॉर्मेंस लेवल्स को। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्किल मास्टरी। किसी भी स्किल में अगर आपको मास्टरी करनी है, उसमें आपको बेस्ट होना है, तो भैया उसका एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास करना। तो स्किल मास्टरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग को एम्फेसाइज किया जॉन डीवे ने, पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, याद रखना। जॉन डीवे ने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर फोकस किया है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन क्लासरूम ये किस में हेल्प करती है? अंडरस्टैंड लर्नर्स एबिलिटी, बच्चों की क्या योग्यता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग उसके द्वारा ही जाना जाता है। जेंडर सेंसिटिविटी इन क्लासरूम मीन्स लिंग संवेदनशीलता। जेंडर सेंसिटिविटी क्लासरूम में क्या मतलब है इस बात का कि सभी को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाए और सभी को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करती है क्या? कॉपी, मेमोराइजेशन, गेसिंग, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता आती है मैथमेटिक्स में, वो ओरिजिनलिटी लाती है, वास्तविकता, और फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। ये नहीं कि आप किसी बात को लेके रिजिड रहोगे, नहीं, आपके थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है मैथमेटिक्स और ओरिजिनलिटी लाता है आपकी थॉट्स में, क्योंकि एज्यूम पर नहीं चलता मैथ्स। ठीक है, इसमें आपको रियल आंसर्स, एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है आपके सामने 73rd, ऑब्जर्वेशन इन क्लासरूम असेसमेंट इज यूज्ड टू। क्लासरूम असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिकॉर्ड लर्नर बिहेवियर एंड इंगेजमेंट। ऑब्जर्वेशन से आप पता लगाते हो कि बच्चा क्लास में कितना इंगेज है, ठीक है, पढ़ने में उसका कितना ध्यान है और उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एक ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट, ये रिकॉल एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले होते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटीज़ के लिए एक्सप्रेशन नहीं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिस तरह के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये रिकॉल के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है ओपन बुक टेस्ट किसको प्रमोट करता है? मेमोरी लोड, कॉपिंग, गेसिंग, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन। तो जो ओपन बुक टेस्ट होता है वो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है, उसको प्रमोट करता है। कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इनकरेज करती है किस चीज़ को? मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को फॉर वन प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया, रचनात्मकता क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, कोई समस्या है,
या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सिचुएशन आपको दी गई है, उसके आप मल्टीपल पहलुओं को, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखो, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फॉर वन प्रॉब्लम इसमें आता है। विच टेस्ट चेक्स स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, तो लर्निंग में क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको चेक करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फोकस करता है किस पर, तो भाई ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, लर्निंग के दौरान होता है। तो ये फीडबैक देता रहता है कि बच्चे ने यहाँ गलती की है, बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे का इंटरेस्ट ये है, लगातार फीडबैक देता रहता है। तो 78 का ये ऑप्शन करेक्ट है। और रिफ्लेक्टिव टीचर जो होगा वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को देखता है, अपनी टीचिंग मेथड्स को देखता है, ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव करता है और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। कौन, एक रिफ्लेक्टिव टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेल्युएशन टेक्निक, तो मेडिटेशन कोई इवेल्युएशन टेक्निक नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्विज है, असाइनमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, टेस्ट है, MCQs हैं, ये सब है, लेकिन मेडिटेशन इसमें नहीं आता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट इज, टेस्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी टेस्ट का, उसकी लेंथ, डेकोरेशन या रैंडमनेस नहीं, उसकी वैलिडिटी, वो कितना वैलिड है, कितनी वैलिड तरीके से अपने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेस्ट, तो वो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या आता है, असेसमेंट एज लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर प्रोग्रेस, ठीक है, स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है, इसमें देखा जाता है असेसमेंट एज लर्निंग में। नेक्स्ट है इन मैथमेटिक्स ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है, अप्लाई लर्नड कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशन, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमें पहले से आता है, उन कंसेप्ट्स का नई सिचुएशन को या नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करना, अप्लाई करना ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूड करती है लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, करेक्ट है। सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स लर्नर, खुद से मूल्यांकन, ये किस में हेल्प करता है बच्चे की, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव लर्निंग, रिफ्लेक्ट यानी वो अपने आप को जान सके, वो कहाँ है, उसने क्या सीखा है, वो किस लेवल पर है, और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके, तो स्वयं मूल्यांकन से ये होता है। एनालिटिक इवेल्युएशन इज़ यूज्ड व्हेन, एनालिटिक इवेल्यूशन कब होता है, व्हेन ईच पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज असेस्ड सेपरेटली, तो वो एनालिटिक इवेल्यूएशन होता है जब किसी भी परफॉर्मेंस का हर पार्ट अलग अलग असेस होता है, वो एनालिटिक इवेल्यूएशन में आता है। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ये कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को विद ग्रुप एवरेज। नॉर्म, एक नॉर्म यानी कि एक मीटर सेट कर दिया जाता है, एक स्केल सेट कर दिया जाता है, ठीक है, उससे कम परफॉर्मेंस विद ग्रुप एवरेज की परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर किया जाता है। ऑप्शन ए, विच ऑफ दीज एनकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो भाई हाई ऑर्डर थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस ही इंक्रीज करते हैं, एनकरेज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या करते हैं या क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं लर्नर के बिहेवियर और प्रोग्रेस का। सो anecdotal records are short notes of learner behavior and progress. Next है the affective domain of Bloom taxonomy deals with, Bloom taxonomy का जो affective domain है वो किसके साथ डील करता है, एटीट्यूड और वैल्यूज़ के साथ। Bloom taxonomy का जो affective domain है it deals with attitude and values. Next question, a teacher using different strategies for mixed ability class follows, एक टीचर अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, जिसमें अलग अलग एबिलिटी के बच्चे हैं, तो उसमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पर टीचर अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग एबिलिटी के बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर इवेल्युएशन इज़, शिक्षक के मूल्यांकन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोफेशनल ग्रोथ, यही है, इट इज़ द ट्रूथ। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचर का इवैल्यूएशन किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। रूब्रिक्स मेक असेसमेंट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, रूब्रिक से जो असेसमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और फेयर होता है। इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग फीडबैक इज, फीडबैक क्या है टीचिंग में,
फ्यूचर टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक मिला, फिर आगे आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जाएं। इन मैथमेटिक्स कंसेप्ट मैपिंग हेल्प टू शो रिलेशन बिटवीन आइडिया मेमोराइज। तो मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट मैपिंग होती है वो हेल्प करती है शो रिलेशन बिटवीन आइडियाज़। जो हमारे पास आइडियाज़ हैं उनमें हम उनको आइडियाज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, उनमें रिलेशन बताती है कंसेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट है पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफ्लेक्शन शेयर आइडियाज़। पीयर असेसमेंट का मतलब है जब बच्चे एक दूसरे का मूल्यांकन करें तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में डेवलप होती है और एक दूसरे का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। अगला सवाल है फॉर्मेटिव असेसमेंट डिफर फ्रॉम समेटिव एज इट इज़। फॉर्मेटिव अलग है समेटिव से, क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव इज़ अबाउट ऑन गोइंग लर्निंग, जो हम पढ़ रहे हैं लगातार उसका असेसमेंट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन इन लर्निंग मैथ्स मीन्स, मेटाकॉग्निशन का मैथ्स में आपका जो है वो क्या रोल है, तो ये पूछ रहा है आपसे। तो थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, जब हम अपने खुद के थिंकिंग के बारे में सोचते हैं तो वो मेटाकॉग्निशन में आता है। और लास्ट सवाल आपका है द फाइनल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, सॉल्यूशन को वेरीफाई करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनमें लास्ट स्टेप है सॉल्यूशन को वेरीफाई करना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं अप्रॉक्स आधे घंटे में। हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है बेहतरीन स्पीड के साथ और बेहतरीन आपका रिवीजन कराया है। होप आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आगे भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। अब जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है सबसे पहले उनको ऑल द वेरी बेस्ट। सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज़ आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और कल का क्या एग्ज़ाम रिव्यू है वो आप वहाँ पर ज़रूर दे देना। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं पेडागोजी से रिलेटेड बता देती हूँ और फिर एग्ज़ाम में आपको कैसे चीज़ों को टैकल करना है उसके बारे में। पहली चीज़ तो ये कि पेडागोजी में आप 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन एक्यूरेसी से कर सकते हो। ये स्कोरिंग पार्ट है आपका 10 नंबर का, क्योंकि पेपर का लेवल 6 नवंबर के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी हाई था और यही प्रोबेबिलिटी है कि DSSS भी इस लेवल को मेंटेन रखेगा, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इससे डरना बिल्कुल नहीं है। ये बस आपको ये क्वेश्चन क्या है, इनको अगर आपने समझ लिया तो ऑप्शन देकर आप सही आंसर मार्क कर दोगे, चाहे एलिमिनेट करके करो या आपको उसका डायरेक्टली आंसर पता हो। बस क्वेश्चन को समझना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है और टाइम नहीं लगाना। ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर और क्वेश्चंस छूट जाएंगे। वैसे तो ये पोर्शन एंड में होता है, बाद के 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरली, ठीक है, जो पेडागोजी के होते हैं। अच्छा, इन पर आप तभी पहुंच पाओगे तब आप शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए से ही स्पीड को मेंटेन रखोगे, तभी आप इन 10 क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, जो कि आपको 8 से 9 मार्क्स दे सकता है इजीली। तो सब पेपर में पेडागोजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि समझना है क्वेश्चन को, अपने ऊपर अप्लाई करना है और आंसर देना है। सेकेंडली एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच जाना, सारी चीज़ें रात को ही रख लेना पहले ही, मतलब जो भी आपका टाइम है उससे पहले रख लेना, टाइम से पहले पहुंच जाना और रिलैक्स रहना। टेंस्ड रहोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, पैनिक हो जाओगे, तो रिलैक्स्ड रहना। पार्ट ए आपको कट ऑफ में लेकर आएगा, नो डाउट अबाउट इट, उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। स्पीड फास्ट बहुत रखनी है। जीए में एकदम से क्वेश्चंस कर देना, जितने आते हैं नेगेटिव मत करना। जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में नेगेटिव मत करना, ठीक है, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें हमें लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है और हम मार्क कर देते हैं, बट वो गलत होता है। तो जीए में चाहे आप 5 से 7 ही क्वेश्चंस करो बट एक्यूरेसी से करना। इंग्लिश पे भी एक्यूरेसी का ध्यान दें, तो जीए फटाफट हो जाएगा, हिंदी फटाफट हो जाएगी, स्कोरिंग है हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स इन सब के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब जीए जल्दी हो जाएगा, हिंदी फटाफट हो जाएगी, इंग्लिश फटाफट कर लेना, जो आते हैं बस वही करना, नेगेटिव मत करना इंग्लिश में भी। और यहाँ का जो टाइम है वो रीजनिंग और मैथ्स को देना है, इनमें भी स्पीड मेंटेन रखना, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन के आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे, तो फर्स्ट गो में आपको क्या करना है, जो आपको देखते ही क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको करते चले जाओ 1 से लेकर 20 तक,
फिर दोबारा एक पर आ जाओ, जिनमें आपको लगता है टाइम कर लेकर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 20-20 के पार्ट्स आपके क्योंकि डिवाइड होते हैं, टाइम ओवरऑल 2 घंटे का होता है, और 20 क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद आप वापस उन पर नहीं आ सकते, फिर आपको आगे ही जाना होता है। तो ऐसे करना, फटाफट जो पहले आते हैं वो कर लो, फिर जिनमें टाइम देना है उनको दो, लेकिन शुरू से स्पीड मेंटेन करना, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, बीच के टाइम में जाके लगता है कि हाँ अब काफ़ी टाइम हो चुका है और पार्ट बी के लिए टाइम कम बचेगा, तो फिर तब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो। तो उससे बेटर है कि आप शुरू से अपनी स्पीड को मेंटेन रखना, ठीक है। और पेडागोजी के क्वेश्चन तक ज़रूर पहुंच जाना, क्योंकि 8 से 9 नंबर आपको यहाँ पर आराम से इजीली मिल जाएंगे। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। LT और EMRS की क्लासेस भी आगे चलेंगी हमारे चैनल के साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारे अपडेट्स, पेपर रिव्यूज़ आपको दिए जाएंगे, जिनका सुबह की शिफ्ट में नहीं अगली शिफ्ट्स में है, या परसों है या 14 को है, उनको सबको यहाँ पर फीडबैक दिया जाएगा। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।